हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने 6 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 7वां मेजर टॉपिक रहेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या क्या मार्च महीने में समसामयिकी घटना रही, इन सब के बारे में विस्तृत पर चर्चा करते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक आएगा भारत में 6G मिशन के बारे में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 6G मिशन के दस्तावेज को तैयार किया गया है कि भारत विजन 6G मिशन को तैयार किया गया। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 6G सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इसके साथ ही 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्स्ट बोर्ड को भी लॉन्च किया गया है। तो क्या क्या किया गया है? पहला तो ये कि इसमें 6G विजन दस्तावेज स्टार्ट किया है वह, और उसमें टारगेट रखा है कि 2030 तक सेवाएं शुरू करेंगे और इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। अब पढ़ते हैं 6G के बारे में कि 6G है क्या। 6G 5G की अगली पीढ़ी है और यह टेराबिट प्रति सेकेंड तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करता है। इसका संचालन रेडियो स्पेक्ट्रम की उच्च आवृत्ति वाली रेंज पर किया जाता है। 6G मुख्यतः AI और मशीन लर्निंग आधारित बेहतर समाधान उपलब्ध कराएगा, साथ ही अत्यंत परिशुद्ध और तीव्र कनेक्टिविटी संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। इसके संदर्भ में अब देखते हैं कि सबसे पहले कि 5G की अगली पीढ़ी है, तो 5G और 6G में क्या डिफरेंस रहेगा, इनके डिफरेंस को देखते हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले आवृत्ति बैंड आती है कि 5G की आवृत्ति बैंड लो बैंड और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी क्रमशः 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे और 24.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर होती है, और जो 6G की फ्रीक्वेंसी है वह 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। डेटा रेट के बारे में 5G की डेटा रेट 1 GB पर सेकेंड से 20 GB पर सेकेंड की डाउनलोडिंग से 20 Gbps से 10 Gbps की अपलोडिंग इंटरनेट स्पीड होगी, और इसकी 1 Tbps की तक की या 5G से 100 गुना तेज इसकी स्पीड रहेगी 6G की। अब आता है लेटेंसी, जो एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश के प्रसार में होने वाले विलंब में 5G में अभी प्रेजेंट में जो 5G चल रही है उसमें 5 मिलीसेकेंड लगेगा, और 6G के संदर्भ में वह 1 मिलीसेकेंड से भी कम में इसमें पहुँच हो जाएगी। ट्रैफिक कैपेसिटी 5G में 10 Mbps प्रति m² होती है, और इसमें 1 to 10 Gbps के संदर्भ में होती है। तो इससे यह कितने गुना, लगभग 100 गुना ही ज़्यादा है। 5G 6G से बेहतर है। अब आता है 5G के 6G के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का मिशन क्या है, इसके विजन डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया है। भारत के 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप 6G द्वारा तैयार किया गया है। इस ग्रुप का गठन 2021 में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था। तो दूरसंचार विभाग के द्वारा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा 2021 में इसमें गठित किया गया था। इसके अंतर्गत कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योगों से जुड़े इसमें सदस्य शामिल रहेंगे, और इसका मकसद भारत में 6G के विकास के लिए एक रोड मैप और कार्य योजना को विकसित करना है। भारत 6G दस्तावेज का उद्देश्य 6G नेटवर्क से संबंधित तकनीकों को डिजाइन और विकसित करना और उन्हें लागू करना होता है, और यह विश्व स्तर पर एक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी, कुशल और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत एक 6G मिशन शुरू करेगा जो समग्र रूप से सभी संबद्ध प्रौद्योगिकियों को आपस में जोड़ेगा, और इस मिशन के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। इस मिशन के चरण को 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण जो होगा वह 2023 से 2025 में होगा, और दूसरा चरण 2025 से 2030 का होगा। पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण जो 2023 से 2025 तक है उसका निर्माण का चरण होगा, जिसमें निहित क्षमता से आगे चरणों के जोखिम को समझने, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के कार्यान्वयन पर परीक्षण करने के लिए इसमें समर्थन प्रदान किया जाएगा। और इसका जो दूसरा चरण होगा जिसको 2025 से 2030 तक के लिए लागू किया जाएगा, वह भारत और वैश्विक समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी संसाधनों की अवधारणा पर विचार करने और उन्हें उपलब्ध कराने हेतु समर्पित होगा। अब इस शीर्ष निकाय के गठन के बारे में, इस मिशन की प्रगति को नजर रखने के निरीक्षण मिशन के लिए बजट को 2 चरणों में विभाजित करने और उनके उद्देश्यों, उनके चरणवार उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए एक शीर्ष निकाय का गठन किया जाएगा।
यह निकाय एक परियोजना की निगरानी करेगा जो मानकीकरण ध्यान केंद्रित करेगा और 6G के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान करेगा, उपकरणों और प्रणालियों के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त का निर्धारण भी करेगा। इसके द्वारा नई प्रौद्योगिकियों को मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा, जैसे कि टेराहर्ट्ज संचार, रेडियो इंटरफेस, टेक्सटाइल इंटरनेट, कनेक्टिंग इंटेलिजेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G उपकरणों के लिए एक इनकोडिंग तकनीक और वेब फॉर्म चिपसेट आदि इसके अंतर्गत रहेगा। भारत में 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए टास्क फोर्स द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं। उसके अंतर्गत पहली सिफारिश आती है कि नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र की स्थापना का करना, कि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और तथा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समर्थन करने के लिए। दूसरा आता है स्टार्टअप के माध्यम से समाधानों पर बल देना, स्पेक्ट्रम के साझा उपयोग करना, कंजेस्टेड स्पेक्ट्रम बैंड को युक्तिकरण करना, वैश्विक मानक फोरम में भागीदारी और योगदान करना, फायर ब्रॉडबैंड होना कि प्रत्येक घर और घर वायरलेस तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए भी है, जहां मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए वायरलेस संचार की मुख्य साधन रहा है। नई मल्टी सेंसर मैन मशीन इंटरफेस डिवाइस का उपयोग करना और अन्य सर्वव्यापी कवरेज के लिए अंतरिक्ष एकीकरण, टेराहर्ट्ज बैंड से युक्त संचार और सेंसिंग के लिए इसका उपयोग होगा। अब आता है 6G की प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में। इसमें महत्व के बारे में समझते हैं कि यह एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो 6G को शहरी एवं ग्रामीण आबादी के लिए ई सेवा की प्रदायगी में मौजूद अंतराल को भरने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा यह UN के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। जिसके अलावा यह जीवन की गुणवत्ता और अवसरों के सुधार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह इसका पहला इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस आता है आर्थिक विकास के संदर्भ में। इस विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय और सामाजिक अवसंरचना तथा आर्थिक अवसरों की उपलब्धता में मौजूद अंतर को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जो यह ग्रामीण क्षेत्रों की पलायन, बड़ी पैमाने पर शहरीकरण तथा इससे संबंधित समस्याओं के समाधान भी प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी प्रगति के संदर्भ में 6G के गैर स्थलीय नेटवर्क को शामिल होंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि यह पारंपरिक 2D नेटवर्क आर्किटेक्चर और 3D स्पेस में कार्य करने में सक्षम बनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लो एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म और मानव रहित हवाई जहाज, वाहन और उपग्रह होंगे। इसके इस्तेमाल के क्षेत्र में आता है कि 6G प्रौद्योगिकी के विविध उपयोग को उद्योगों में विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होगा। उद्योगों के प्रोत्साहन के संदर्भ में यह 4.0 और 5.0 को आगे बढ़ाने के लिए 6G का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अब पढ़ते हैं इसके उपयोग के क्षेत्र के बारे में। यह किस किस क्षेत्र में उपयोगी रहेगा। पहला आता है ई स्वास्थ्य के संदर्भ में। ई स्वास्थ्य में जैसे रोबोटिक सर्जरी, ऑनलाइन नैदानिक उपचार और ऑटोमेटेड लैब्स और पैथोलॉजी में इसका उपयोग होगा। ई शिक्षा के संदर्भ में कि डिजिटल स्कूल में, स्मार्ट क्लासेस में, रियल टाइम दूरस्थ शिक्षा में। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसमें हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एनालिटिकल इंजन के संदर्भ में और मनोरंजन के क्षेत्र में मेटावर्स का अनुभव होना, रियल टाइम गेमिंग अनुभव और टेली ऑपरेटिव ड्राइविंग अनुभव, इंटेलिजेंस बॉट्स के संदर्भ में इसका उपयोग क्षेत्र रहेगा। अब आता है इसके विजन और इसके स्तंभों के बारे में और इसकी वैश्विक स्थिति क्या है इसके संदर्भ में देखते हैं। पहले तो 6G की जो कनेक्टिविटी देखते हैं उसके बैंडविड्थ के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, सभी के बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से एक संजाल के रूप में कार्य करता है। जैसे पहले नंबर तो 6G अति शुद्ध परिशुद्धता का होता है, अति उच्च परिशुद्धता होती है, अति उच्च इसका प्रदर्शन होता है, अति उच्च इंटेलिजेंस होता है, अत्यधिक व्यापक कनेक्टिविटी होती है, अति निम्न ऊर्जा और लागत होती है और अति उच्च बैंडविड्थ होती है, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, जो एक संजाल के रूप में जुड़ी हुई रहती है। इसकी वैश्विक स्थिति को देखते हैं कि साउथ कोरिया ने 2025 तक जारी होने वाले पहले चरण में 6G से संबंधित अनुसंधान एवं विकास करने की एक रूपरेखा को तैयार किया है और यूरोपीय विजन फॉर 6G नेटवर्क ने 6G की प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है, जिसमें इंटेलिजेंस, नेटवर्क के प्रबंधन और नियंत्रण, एकीकृत वायरलेस सेंसिंग और संचार आदि को शामिल किया गया है। अब आते हैं 6G के विजन के जो 6 के स्तंभ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला स्तंभ आता है कि अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त उपलब्ध होना, दूसरा नवीन समाधान होना, स्पेक्ट्रम का निर्धारण होना, उपकरणों और प्रणालियों में एक पारितंत्र का विकसित होना, मानकीकरण होना और मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इसमें स्थापित होगा, इसके स्तंभ के अंतर्गत आता है। अब आता है 6G विजन डॉक्यूमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके अंतर्गत आता है कि 6G के मानक स्थापित करने की अग्रणी भूमिका निभाते
बढ़ाते हुए दूरसंचार संबंधी आवश्यकताओं आदि के लिए स्थानीय और स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। दूसरा, भारत में मौजूदा दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की पीढ़ियों जैसे 4G और 5G को लागू करने में हुई देरी के दोहराव से बचने के लिए है। बढ़ते डेटा उपयोग के चलते संभव है कि 4G नेटवर्क की निम्न आवृत्तियां बढ़ते उपभोक्ता आधार को मांग करने में सक्षम ना हो, इसके संदर्भ में है। अब आता है यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं कि इसमें क्या तथ्य हैं। पहला आता है कि ITU क्या है। ITU एक जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। इसका उद्देश्य संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है, जिसमें 193 सदस्य देशों के साथ साथ 900 कंपनियां, विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें ITU के द्वारा क्षेत्रीय और नवाचार केंद्र की स्थापना का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवाएं प्रदान करेंगे। इसमें भारत में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ मार्च 2022 में मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह राष्ट्रों के बीच समन्वय को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में परस्पर लाभकारी आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा अक्टूबर 2024 में दिल्ली में आयोजित की जाएगी, इसके संदर्भ में। अब आता है 6G तकनीक से जुड़ी कुछ समस्याएं या चुनौतियां होती हैं कि क्या क्या चुनौतियां खड़ी होंगी। पहली आती है कि अनुसंधान एवं विकास पर कम निवेश होगा। कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया गया। चीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 2.4% और यूरोपीय संघ में 2.3% इस पर खर्च किया गया। ब्रांड एंड ड्रेन के संदर्भ में भारत में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर स्नातक तैयार होते हैं और इसमें 48% बेरोजगार रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व आर्थिक प्रवासन की उच्चतम दर को और अग्रसर होगा। टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन के संदर्भ में यह सिंगल हवा में भी कमजोर हो जाता है और यह ट्रांसमिशन रेंज को सीमित करता है तथा अवरोधों द्वारा इसे आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। और इसमें अनुमान लगाया जाता है कि 6G के टेराहर्ट्ज में वही समस्याएं होंगी जो वर्तमान मिलीमीटर वेव से हैं, जैसे कवर करने की क्षमता के संदर्भ में, नेटवर्क स्थापित करने की उच्च लागत में और टर्मिनल की अपरिपक्व इकोसिस्टम आदि में होती है। स्थिरता सुनिश्चित करने के संदर्भ में क्या चुनौती होगी। इसमें तीव्र विकास को प्रेरित कर सकता है, किंतु इसके लिए 6G को संधारणीयता के साथ संतुलित करना होगा, क्योंकि 6G उपकरणों के कार्बन फुटप्रिंट अधिक हो सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में यह इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है इसके निष्कर्ष के बारे में कि 6G टेक्नोलॉजी अभी अस्तित्व में नहीं है। मतलब 6G जो नेटवर्क है अभी तक अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके विजन से यह सुनिश्चित करता है कि भारत एडवांस दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और समाधानों में अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व का अपना उचित स्थान प्राप्त करे और भारत में विकसित दूरसंचार प्रौद्योगिकियां सस्ती हैं और वैश्विक कल्याण में अपना योगदान देती हैं। अब आता है अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में। अंतरिक्ष पर्यटन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में पर्यटन करने की योजना भी भारतीय इसरो के द्वारा बनाई जा रही है। भारत के पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम या अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान का उद्देश्य पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है और यह भविष्य के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम का अग्रदूत है। इसरो ने उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के कुछ व्यवहार अध्ययन भी किए हैं। इसमें गगनयान मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब आता है इसके संदर्भ में सबसे पहले कि इसकी कक्षीय पर्यटन के बारे में और उपकक्षीय पर्यटन के बारे में पढ़ते हैं। कक्षीय पर्यटन क्या होता है। उपकक्षीय पर्यटन कक्षा में कुछ दिन और सप्ताह व्यतीत करना कक्षीय पर्यटन होता है और उपकक्षीय पर्यटन 6 मिनट के लिए शून्य गुरुत्व का अनुभव करना एक उपकक्षीय पर्यटन होता है। मतलब शून्य गुरुत्व का इसका अनुभव करना ही उपकक्षीय पर्यटन होता है।
कक्षीय पर्यटन 400 किलोमीटर से ऊपर होंगे और जो जिनकी ऊंचाई होगी, और जो उपकक्षीय पर्यटन है उनकी 100 किलोमीटर ही ऊंचाई होगी। इसकी विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि कक्षीय पर्यटन अंतरिक्ष यान को एक प्रक्षेपक में रखा जाता है जहां वह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कम से कम एक कक्षा में बना रहता है। और इसमें जो पर्यटन है, जो उपकक्षीय पर्यटन है, इसमें कुछ मिनटों के लिए कम गुरुत्व वाले परिवेश का अनुभव करना और अंतरिक्ष से गोलाकार पृथ्वी की मनोरम दृश्य देखना इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अब पढ़ते हैं अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में। अंतरिक्ष पर्यटन वस्तुतः संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों का एक रूप होता है जिसमें पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाना, रॉकेट लॉन्च को देखना और तारों को देखना या किसी अंतरिक्ष केंद्रित गंतव्य पर जाना होता है। अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में कई कंपनियां पहले से ही प्रवेश कर चुकी हैं, जैसे ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, एलन मस्क की स्पेस एक्स इसके अंतरिक्ष पर्यटन में पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं। भारत में भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे गगनयान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण और प्राधिकरण संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD, इसके अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए हैं। अब आता है कि 2021 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का 598 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना रहा है? 598 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कारकों के संदर्भ में, जैसे पहला कारक आता है तकनीकी प्रगति में वृद्धि के संदर्भ में। प्रौद्योगिकी में लगातार उन्नत रूपांतरण, अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता आदि। अंतरिक्ष पर्यटन पर घटती लागत के संदर्भ में उदाहरण के रूप में देखते हैं कि स्पेस एक्स ऑफ रॉकेट लैब जैसे नए वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाताओं के उद्भव पर एक प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण करते हैं। व्यापक आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार अगले 10 वर्षों के लिए अरबों डॉलर तक पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष पर्यटन के जरिए सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा होती है। अब अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला आता है उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन, दूसरा आता है कक्षीय उड़ान और तीसरा आता है पृथ्वी की कक्षा से परे जैसे चंद्रमा तक जाना और वापस आना। इसके अंतर्गत ये अंतरिक्ष पर्यटन के प्रमुख प्रकार हैं। अब आता है अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे उच्च लागत का होना। अंतरिक्ष पर्यटन बहुत महंगा होता है, इसमें कीमत प्रति सीट हजारों डॉलर तक जाती है, जिससे अधिकांश लोगों के लिए पहुंच से बाहर होगा। पर्यावरण पर पर्यावरणीय प्रभाव की यह अंतरिक्ष पर्यटन उड़ानों में कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ सकता है या जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण यह अंतरिक्ष यान द्वारा उत्पन्न शोर पृथ्वी पर लोगों और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है तथा अंतरिक्ष में रेडियो संचार और नेविगेशन उपकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उत्तरदायित्व और विनिमय के अभाव के संदर्भ में अंतरिक्ष पर्यटन का उद्योग अपेक्षाकृत नया है तथा यात्रियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नियम अपर्याप्त है। ओजोन परत के क्षरण के संदर्भ में इसमें पर्यटकों को निम्न भूकक्षा में ले जाने वाले विमान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिससे ओजोन परत को नुकसान होता है और वह पृथ्वी की सतह पर हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आता है अंतरिक्ष मलबे के संदर्भ में। अंतरिक्ष पर्यटन और कक्षा में उपग्रहों की स्थापना पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे की मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यदि भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अब आता है अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य के बारे में देखते हैं कि क्या संभावनाएं होगी और क्या अभी और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे कानूनों और नियमों को बनाने की आवश्यकता है जो निजी क्षेत्रों में विनिमय सहित अंतरिक्ष पर्यटन के मुद्दों को विनियमित करे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के अलावा भी रहने योग्य अन्य संरचना स्टेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अंतरिक्ष पर्यटन में भविष्य को रोजगार सृजन, अंतरिक्ष के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था एवं नवाचार को बढ़ावा देने सहित पृथ्वी के कई सामाजिक आर्थिक कारकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है और तेजी से बढ़ते इस उद्योग में जलवायु संबंधी क्षति को कम करने के लिए पर्यावरणीय विनिमय की आवश्यकता होगी। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि इसमें यह संभावना होती है कि अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग अगले दशक के दौरान अधिक विकसित होगा, क्योंकि इसमें प्रवेश संबंधी बाधाएं हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लागत कम होगी, अंततः अंतरिक्ष यात्रा सभी के लिए सस्ती होगी। इसके संदर्भ में इसमें देखते हैं कि संबंधित सुर्खियों के बारे में देखते हैं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? यह एक व्यावसायिक शाखा है, इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष संचालित होने वाले मिशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है।
यह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लगभग 700 किलोमीटर ऊपर निम्न भूकक्षा वाले सफलतापूर्वक पहुंचने वाले पहला हल्का स्वदेशी रॉकेट है जो 500 किलोग्राम भार के पेलोड या उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाता है तथा यह नैनो व माइक्रो उपग्रहों को लक्षित करता है जिसका वजन 10 किलोग्राम 100 किलोग्राम से कम होता है और यह मार्ग आधारित प्रक्षेपण सेवाओं की पेशकश करता है। इसके अंतर्गत से अधिक मिशनों की शुरुआत करने के लिए निजी फर्मों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है। अब आता है वन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस शिखर सम्मेलन के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है उसके अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा भारत के वन अर्थ वन हेल्थ के दृष्टिकोण के तहत किया गया। विश्व टीबी दिवस की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं विश्व टीबी दिवस की थीम रही। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लीडिंग द वे इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 की वार्षिक टीबी रिपोर्ट भी जारी की गई तथा दुनिया में टीबी के मामलों में सबसे अधिक संख्या भारत में है और दुनिया की टीबी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि टीबी होता क्या है। टीबी एक तपेदिक है जो संचारी या संक्रामक रोग होते हैं जो विश्व में होने वाली मौतों के प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से एक है। यह किस किस को प्रभावित करता है? यह फेफड़ों या पल्मोनरी को प्रभावित करता है या शरीर में फेफड़ों के अलावा अन्य भाग को भी प्रभावित करता है। इसके कारण यह बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है जो टीबी के रोगी खांसते और छींकते हुए बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं। इसका उपचार के लिए वर्तमान में इसे रोकने के लिए बेसलैक्टमेट गोएलिन या बीसीजी का एकमात्र उपलब्ध टीका है तथा ड्रग रेजिस्टेंस या दवा प्रतिरोधी टीबी के इलाज में बेडाक्विनिन और डेलमेनिट का उपयोग किया जाता है। इसके संदर्भ में इसके उपचार किए जा सकते हैं। अब आता है इस शिखर सम्मेलन में जो शिखर सम्मेलन किया गया, इस शिखर सम्मेलन में कुछ पहलों को शुरू किया गया है। पहली पहल आती है टीबी मुक्त पंचायत के बारे में। टीबी मुक्त पंचायत यह गाँव के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियां मिलकर गांव के हर मरीज को स्वस्थ रखने का संकल्प लेंगे टीबी मुक्त पंचायत के तहत। फिर आता है लघु टीबी निवारक उपचार के संदर्भ में यह इसके तहत देश भर में लघु टीबी उपचार निवारक के तहत यह 3HP H मतलब आइसोनियोडाइड P मतलब रिपीफेंटाइड या फेमटाइड एपिप्टीन की 12 साप्ताहिक खुराक विविधि का उपयोग किया जाएगा। टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल के अंतर्गत इसमें वीडियो एनिमेशन के रूप में परामर्श और क्षमता निर्माण हेतु उपयोग के आसान उपकरणों में शामिल किया जाता है। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल फोन आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषाओं में विवरण पुस्तिकाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके संदर्भ में टीबी के उच्च बोझ के कारण के संदर्भ में देखते हैं। पहला कारण आता है निदान और उपचार में देरी। स्वयं अपना उपचार करना और कम जागरूकता उपचार में देरी करने का कारण बनता है। बच्चों में टीबी का पता लगाना भी विशेष रूप से कठिन होता है। नवीनतम उपकरणों की कमी के संदर्भ में इसमें भारत के अधिकांश हिस्सों में टीबी का पता दिन के अलग अलग समय पर दिए 2 स्मीयर्स लार या बलगम का सैंपल लगाया जाता है जो इसके विश्लेषण एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें त्रुटि की भी अधिक संभावनाएं होती हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान अव्यक्त अवस्था में कोई लक्षण नहीं दिखाया जाता है तथा 40% से अधिक मरीज अव्यक्त टीबी वाले होते हैं। अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना का होना इसके अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अत्यधिक बोझिल होती है जिसमें निजी प्रणाली पारदर्शी और उच्च निगरानी वाली नहीं होती है। इसमें कम बजट प्रशिक्षण कर्मियों की कमी आदि भी बाधा के रूप में कार्य करती है। दवा प्रतिरोध के संदर्भ में टीबी के नए प्रकारों में आइनोसिनेआइड और रिम्फेस्पिसिन जैसी पहली पंक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर दिया जाता है। इसके प्रदूषणों के अध्ययन से पता चलता है कि लंबे समय से पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से सक्रिय टीबी का संक्रमण हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार के संदर्भ में भी इसका कारण माना जाता है कि इसका लोग खुलासा करने में संकोच करते हैं। इसके अन्य कारक में आते हैं जैसे कुपोषण, कोविड-19, मधुमेह, HIV, धूम्रपान की लत, शराब के प्रभाव आदि सुभेद्यता और भी इसमें बढ़ाती है। अब आता है टीबी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में नजर डालते हैं। जो रिपोर्ट अभी प्रकाशित की गई उसके संदर्भ में कि टीबी रोगी पंजीकरण में 56% में सुधार हुआ है जिसमें भारत के 422 जिलों में टीपीटी विस्तार किया गया। सबसे अधिक मामले दिल्ली में और सबसे कम केरल में आए हैं तथा 2022 में अधिसूचित मामलों के उपचार करने के लिए 95.5% तथा 2022 में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के संदर्भ में प्रतिरोधी टीबी में वृद्धि देखी गई है।
अब आता है टीबी के उन्मूलन के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी पहले स्टार्ट की गई हैं देखते हैं, उसके अंतर्गत देखते हैं। पहली पहल आती है टीबी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना, जो 2017 से 2025 तक के लिए योजना बनाई गई। इसके 4 स्तंभ हैं कि पहचान करना, उपचार करना, रोकथाम करना, क्षमता निर्माण होना। मतलब कौन कौन से स्तंभ है? क्षमता, पहचान, उपचार, रोकथाम, क्षमता निर्माण। इसमें एनएसपी जो राष्ट्रीय रणनीति योजना बनाई गई, उसके अंतर्गत भारत में 2030 तक टीबी के मामले 1 लाख जनसंख्या पर 77 मामले और इससे होने वाली मृत्यु को कम करने में से 6 सीमित करने का लक्ष्य किया गया। निक्षय पोषण योजना के बारे में, यह पोषण योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। इसके तहत पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रति माह 500 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा। अब नेक्स्ट कार्यक्रम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, जिसे 2020 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक लक्ष्य से 2030 के वैश्विक लक्ष्य के पहले अर्थात 2025 तक भारत में टीबी के मामले में पूरी तरह खत्म करना होता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 के बारे में, या निक्षय मित्र पहल की रूप में भी इसे जाना जाता है। यह टीबी रोगियों को गोद ले सकता है, उन्हें मासिक पोषण सहायता प्रदान कर सकता है और अभी तक निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत 10 लाख टीबी रोगियों को गोद लिया जा चुका है। अब आता है नई डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। यह कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। यह टीबी के लिए एक रैपिड टेस्टिंग आदि भी इसके अंतर्गत होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, यह टीबी के मरीजों के लिए बेहतर निगरानी और इलाज के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई है। अन्य टीबी के संदर्भ में अन्य प्रावधान देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और क्या किए गए हैं। इसके अंतर्गत टीबी से बचाव के लिए 6 माह के कोर्स की जगह 3 माह के कोर्स का इलाज और इंद्रधनुष कार्यक्रम में बीसीजी का टीका शामिल करना आदि इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें देखते हैं कि भारत में टीबी के मामले में प्रसार की निगरानी के लिए एक परिष्कृत गणितीय मॉडल विकसित किया गया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस रोग के प्राकृतिक इतिहास, संक्रमण, व्यक्तिगत मामलों, स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार आदि पर आधारित होता है तथा भारतीय मॉडल द्वारा पता लगाई गई टीबी के मामलों में WHO द्वारा पता लगाए मामलों की तुलना में बहुत कम है। अब आते हैं वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए। वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी समाप्ति रिपोर्ट रणनीति के संदर्भ में इसी का उद्देश्य 2030 के बारे में 2030 तक नए मामलों की संख्या 80% की कमी करना तथा मृत्यु दर में 90% की कमी करना तथा विनाशकारी लागत को शून्य करना है। इसमें 1993 से वैश्विक आपात घोषित किया गया था और इसके द्वारा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट्स कोर्स की भी शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत इसमें लक्ष्य 3 के तहत 2030 में टीबी महामारी को समाप्त करना इसके अंतर्गत शामिल है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अभिनव तरीके अपनाए गए, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा टीपीटी के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 3HP की लघु टीपीटी दवाओं की स्थानीय खरीद की गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान में एक्टिव केस फाइंडिंग के दौरान जेल के कैदियों, अन्य जोखिम समूहों और वर्गों में टीपीटी की शुरुआत की गई है। अब आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए और क्या और कितना अच्छे से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है कि जैसे एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत इससे स्वच्छ जीवन शैली, पोषण आहार का सेवन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं शामिल रहेंगी। मानव संसाधन विकास के संदर्भ में यह राष्ट्रीय टीबी संस्थान बेंगलुरु और अन्य संस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक निदान और निगरानी के संदर्भ में यह नवीनतम तकनीकों को अपनाकर जागरूकता पैदा करेगा। अनुसंधान और विकास के संदर्भ में यह दवाओं आदि अनुसंधान और विकास के लिए निजी कंपनी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में यह निक्षय पहल, वित्त पहल जैसी सरकारी पहलों को समर्थन किया करना चाहिए। इसके संदर्भ में इससे संबंधित सुर्खियां आती हैं, जैसे वायु कंप्यूटर के मामले में जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वायु कंप्यूटर बनाने के लिए ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस पर शोध करने की योजना बनाई थी। ऑर्गेनाइज स्टेम कोशिकाओं से प्राप्त सूक्ष्म व स्वगठित त्रिआयामी कोशिकाएं या ऊतक होती हैं, जो प्रस्तावित शोध में जैविक हार्डवेयर के रूप में ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड अर्थात प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग किया जाएगा। वायु कंप्यूटर के बारे में कि वायु कंप्यूटर आखिर होते क्या हैं। ये वैसे कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की बजाय जैविक मूल के घटकों के उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या है कि यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों की बजाय जैविक मूल के घटकों का उपयोग किया जाता है, इसकी स्पेशलिटी है। इससे संदर्भित लाभ क्या होंगे कि यह उच्च और ऊर्जा और डेटा से संबंधित बेहतर दक्षता का प्रदान करेगा।
यह पैरेलल कम्यूटेशन से माध्यम से मल्टीटास्किंग कर सकेगा। यह एआई को और बेहतर बना सकेगा। इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ रिपेयर की क्षमता होगी और यह न्यूरो डेवलपमेंट के लिए औषधि विकास संबंधी रोग और विज्ञान में सहायता प्रदान करेगा। अब आता है क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में। भारत में पहली बार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स द्वारा विकसित एक अत्यधिक सुरक्षित लिंक स्थापित किया गया। क्वांटम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स दूरसंचार विभाग के अधीन आता है। यह क्वांटम कम्युनिकेशन को संचार के माध्यम से साझा किया जाता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में अत्यधिक सुरक्षित रूप से भेजने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार यह पारंपरिक संचार प्रणालियों की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित होती है। की बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के तहत डेटा और क्रीज को क्लासिकल बिट्स के रूप में भेजा जाता है और इन क्लासिकल बिट्स को इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल पल्सेस के रूप में भी भेजा जाता है। क्लासिकल बिट्स 1 का या 0 का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके संदर्भ में क्वांटम संचार नेटवर्क में डेटा को क्यूबिट्स के माध्यम से भेजा जाता है। क्यूबिट्स आमतौर पर एक सुपरपोजिशन अवस्था होती है जो प्रकाश के फोटोन होते हैं। इसका अर्थ ऐसे कई अवस्थाओं से होता है जो 0 और 1 के कई संयोजनों को प्रदर्शित करते हैं। इसके गुण भी अति संवेदनशील डेटा का संचार करने के लिए क्वांटम क्रीज डिस्ट्रीब्यूशन नामक प्रक्रिया पर आधारित नेटवर्क में मदद करते हैं। क्वांटम क्रीज डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इनक्रिप्टेड डेटा को क्लासिकल बिट्स के रूप में भेजा जाता है जो इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन क्रीज के क्यूबिट के रूप में उपयोग करते हुए क्वांटम अवस्था में भेजा जाता है। अब आता है सोडियम के सेवन में कमी के संदर्भ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि विश्व 2025 तक सोडियम सेवन को 30% तक कम करने के अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। सोडियम एक आवश्यक तत्व होता है जिसकी अधिक मात्रा से सेवन करने से अधिक हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, मौत का खतरा बढ़ जाता है और सोडियम का मुख्य स्रोत टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड है। नमक का वैश्विक औसत WHO की सिफारिशों के दुगने होने का अनुमान लगाता है, जिसमें WHO के अनुसार व्यक्ति वर्ष 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। WHO की एक रिकमेंडेशन है कि इसके अकॉर्डिंग नमक का सेवन किया जाएगा तो इस तरीके की कोई बीमारी का खतरा नहीं होगा। अब आता है प्रक्षेपण यान मार्क 3 के बारे में। प्रक्षेपण यानों के मार्क 3 के बारे में। इस इसरो ने सबसे पहले भारी प्रक्षेपण यान मार्क 3 ने कवन वेव के 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह LVM-3 की लगातार छठी सफल उड़ान रही। इसी के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेव के 72 उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित करने के अपने उपबंध का सफलतापूर्वक अनुपालन किया और इसमें 36 उपग्रहों को अक्टूबर 2022 में प्रक्षेपित किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा है। इस मिशन को बड़े मिशनों की जिम्मेदारी लेने की इसरो की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही उपग्रहों के समूह को प्रक्षेपित करके वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में रिक्तता को भरने के सामर्थ्य को भी दर्शाता है। इसके रिक्तिका को भरने का सामर्थ्य दर्शाता है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि प्रक्षेपण यानों की क्षमताओं की तुलना करते हैं। सबसे पहले जो एरियन 5 है उसके बारे में देखते हैं। एरियन 5 जो यूरोप का सबसे भारी रॉकेट है, उसकी जो लिफ्ट क्षमता है, लिफ्ट ऑफ मास 780 है, जिसकी पेलोड क्षमता LEO में 20 है और GTO में 10 है। लॉन्ग मार्च जो चीन का सबसे भारी रॉकेट है, इसकी लिफ्ट मास 850 है तथा इसकी पेलोड क्षमता GTO 14 है। फॉल्कन हैवी जो स्पेस एक्स वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसकी जो लिफ्ट ऑफ मास 1420 है, इसकी पेलोड क्षमता 64 और GTO 27 है। स्पेस लॉन्च व्हीकल जो नासा का नवीनतम रॉकेट है, इसकी लिफ्ट ऑफ मास 3000 और पेलोड क्षमता GTO 27 है। मतलब फॉल्कन हैवी के बराबर इसकी GTO क्षमता है, लेकिन लिफ्ट ऑफ मास इससे डबल से भी ज़्यादा है। और इसका उद्देश्य क्या है? सुदूर अंतरिक्ष में जाकर अन्वेषण करना है, जो अभी हाल ही में नवीनतम रॉकेट है। अब आता है LVM-3 के बारे में, यह भूतुलिका के प्रक्षेपण यान मार्क 3 के बारे में। इसे LVM-3 के बारे में पढ़ते हैं। LVM-3 इसे पहले भूतुलिकालिक प्रक्षेपण यान मार्क 3 या GSLV Mark 3 कहा जाता था। इसके 3 चरणों वाले प्रक्षेपण यान होते हैं। इसमें पहला चरण जो होता है वह तरल ईंधन वाला और ठोस ईंधन वाला संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मीटर होता है।
फिर दूसरा चरण आता है तरल ईंधन वाला संचालित होता है और तीसरा चरण आता है क्रायोजिक इंजन का। इसके भार वहन करने की क्षमता निम्न भूकक्षा में LEO में तक 8 टन और GEO ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन की होती है। इसके वैश्विक अंतरिक्ष वाणिज्यिक बाजार के लिए इसरो का दूसरा रॉकेट है और इसमें पहला रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इससे प्रक्षेपित किए गए या जाने वाले मिशनों में से एक है जिसमें चंद्रयान 2, गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 आदि शामिल होते हैं। बनवेव भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में हाई स्पीड या लो लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करना है और इससे 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर LEO में यह बनवेव उपग्रह कार्य करता है। अब आते हैं उपग्रह का नियंत्रित री एंट्री प्रयोग के बारे में। इसरो ने मिशन पूरा करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट का उपग्रह नियंत्रित करके री एंट्री प्रयोग का सफलतापूर्वक संपन्न किया है। MEMT या मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट का परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। नियंत्रित री एंट्री के तहत बड़े उपग्रह या रॉकेट यान को उनकी वास्तविक कक्षा में अधिक निम्न कक्षा में लाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका प्रभाव निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र पर ही सीमित रहे। UNIADC के बारे में, यह UNIADC या इंटर स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अंतरिक्ष मलबा उपशमन दिशा निर्देश जारी किए और इस दिशा निर्देश के तहत निम्न भू कक्षा में स्थित ऑब्जेक्ट का मिशन काल समाप्त होने पर उसे कक्षा से हटाने की सिफारिश करता है, जो निम्नलिखित 3 करोड़ तरीकों से संपन्न होती है। जिसके अंतर्गत पहला तरीका आता है कि ऑब्जेक्ट की सुरक्षित प्रभाव में नियंत्रित TNT के माध्यम से, और दूसरा तरीका होता है कि ऐसी कक्षा मिलाकर जहां कक्षीय जीवन काल 25 वर्ष से कम हो। अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के पिंड शामिल होते हैं, जिसमें अधिकतर मलबा LEO में शामिल होता है और कुछ मलबा भू स्थिर कक्षा में विद्यमान होता है। जो LEO जो होती है वह आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई में मौजूद कक्षा होती है, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 160 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष मलबे के संदर्भ निपटने से लिए इसरो के द्वारा कुछ पहलें स्टार्ट की गई हैं, जिसमें पहली पहल आती है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में। टकराव के खतरे वाले ऑब्जेक्ट की लगातार निगरानी करने और अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरी पहल आती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जर्वेट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट के बारे में। यह अंतरिक्ष मलबे की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब आता है निशार प्रोग्राम। निशार प्रोग्राम क्या है? यह इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया निम्न भूकक्षा में स्थित एक वेधशाला है। यह 12 दिनों में पूरी पृथ्वी पर मैपिंग कर सकती है और यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, हिमावरण, वानस्पतिक बायोमास आदि के बदलाव को समझने हेतु एक डेटा प्रदान करती है और इसमें L और S सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगे रहते हैं। इसरो ने नासा और इसरो के लिए इसरो के नासा से नासा इसरो नामक उपग्रह प्राप्त किया है, जो इसी के संदर्भ में है। इसमें ये इसकी स्पेशलिटी है। इसकी मुख्य स्पेशलिटी है कि यह 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की मैपिंग कर सकती है। अब आता है पैलेट बीम प्रणोदन के बारे में। पैलेट बीम प्रणोदन यह नासा की नई प्रस्तावित प्रणोदन प्रणाली है, जो सैद्धांतिक रूप से 5 वर्षों से कम समय में सौरमंडल की सीमाओं से परे भारतीय अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित कर सकती है। इसके तहत अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में और आगे भेजने के लिए पैलेट बीम के धक्का बम का इस्तेमाल किया जाता है। पैलेट बीम की अवधारणा आंशिक रूप से ब्रेक थ्रू स्टार शॉट पहल से प्रेरित होती है। इस पहल को लाइट सेल प्रणोदन प्रणाली का कार्य किया जाता रहा है। इस प्रणोदन की अवधारणा संचालन के लिए 2 अंतरिक्ष यानों की आवश्यकता होती है, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस के लिए भेजा जाता है और दूसरी जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगी। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान पर लघु सूक्ष्म कणों को बीम को शूट करेगा या प्रक्षेपित करता है और ये कण लेजर से गर्म किए जाते हैं, जिनका एक हिस्सा प्लाज्मा की अवस्था में बदल जाता है और इससे पेलेट्स को अधिक गति मिलती है और इस प्रक्रिया को लेजर एम्प्लीकेशन भी कहा जाता है या एम्प्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। अब आता है खाद्य विकिरण के बारे में। खाद्य विकिरण या प्याज की कटाई के दौरान होने वाले रोग, कटाई के बाद होने वाले रोगों को नुकसान रोकने के लिए गामा विकिरणों से विकिरणित किया जाता है। प्याज की जल्दी खराब होने की प्रकृति, प्रसंस्करण का निम्न स्तर, भंडारण का दोषपूर्ण बुनियादी ढांचा प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का कारण बनता है। विकिरण क्या होता है? विकिरण एक तरीके का प्याज में अंकुरण को रोकता है, जो इस प्रकार की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है।
खाद्य विकिरण से खाद्य संरक्षण की आयनीकरण विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को नियंत्रित किए उपयोग किया जाता है। आयनीकरण कारण विकिरण होते हैं जो गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन और एक्सरे इसके अंतर्गत आते हैं। विकिरण उन जैविक क्रियाओं को बाधित करता है जो उत्पादों के क्षय का कारण बनती है। गामा किरणें, एक्स किरणें या इलेक्ट्रॉन खाद्य में किसी भी प्रकार की रेडियोधर्मिता उत्पन्न नहीं होने देते हैं। खाद्य पदार्थों के विकिरण में विकिरणीकरण से संदर्भ करने के लाभ कौन कौन से हैं? पहला आता है कि इसमें खाद्य जनित बीमारी पैदा करने वाले लाभ जैसे कोलाई नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इसमें अंकुरण और पकने से देरी के संभव बनाकर खाद्य पदार्थों को उपयोग योग्य अवधि बढ़ाती है। और इसमें तीसरा, खाद्य पदार्थों के खराब करने और सड़ाने वाले सजीवों को नष्ट और निष्क्रिय कर देती है। और इसकी नेक्स्ट आती है कि खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों को बिना रेफ्रिजरेशन के सालों तक भंडारित किया जा सकता है। अब आता है खाद्य पदार्थों के विकिरण के उपयोग के लिए स्वीकृत विकिरण स्रोत के बारे में। कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 के रेडियोधर्मी रूपों में निकलने वाले गामा किरणें इसका चिकित्सा दंत या उत्पादों के जीवाणु रहित बनाने में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। खाद्य में लक्षित पदार्थों से इलेक्ट्रॉनों की एक उच्च ऊर्जा धारा वाली को परिवर्तित करने के लिए एक्सरे का सृजन किया जाता है। इलेक्ट्रिक बीम एक एक्सरे की तरह होती है जो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है जो इलेक्ट्रॉन त्वरक तथा खाद्य पदार्थों में संचालित की जाती है। अब पढ़ते हैं क्रेडिटा ओरिस के बारे में या सी ओरिस के बारे में। यह मानव शरीर में खतरनाक संक्रमण से पैदा होने वाला एक मल्टी ड्रग प्रतिरोधी कवक है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका संक्रमण फैल रहा है, जिसे पहली बार 2009 में जापान में इसकी पहचान की गई थी। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट हरित नवाचार की अवधारणा पर केंद्रित होती है, जिसमें हरित नवाचार में एक नई और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना या उपलब्ध कराना शामिल होता है, जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो और जो अवसरों के नए मार्ग को खोलती हो। हरित नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कई सिफारिशें की गई, जिसके अंतर्गत आता है कि हरित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साझेदारी उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। हरित नवाचारों के लिए अनुसंधान को राष्ट्रीय सीमा से परे ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाना चाहिए। हरित नवाचार के लिए दक्षिण सहयोग से के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के समर्थन करने की जरूरत है और व्यापार को जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो पहला बिंदु आता है कि उत्तर से दक्षिण विश्व में मध्य गहरा विभाजन। यूरोपीय संघ के देश अनुसंधान और विकास पर जीडीपी का 3% व्यय करते हैं और इसके अंतर्गत जो विकासशील देश होते हैं वह 1% भी खर्च कर पा रहे हैं। 2015 के पेरिस समझौते के बाद से देखा गया कि अधिकतर देशों ने अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी हरित आधिकारिक विकास सहायता में वृद्धि की है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के संदर्भ में यह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा पर्यावरणीय उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने के लिए सार्वजनिक वित्त क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्त पोषण स्रोत होता है तथा जिसे यूएनएफसीसी के संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क विकासशील देशों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब आता है हरित नवाचार से संबंधित कुछ चार प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता आती है उच्च स्तरीय प्रयोग के बारे में, जो देशों को नव प्रवर्तक होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक कार्य योजना के संदर्भ में यह नियम और तंत्र को प्रभावित करती है। तीसरी परियोजना आती है प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप का होना और चौथी आती है सामाजिक मूल्यों से प्रेरित और जलवायु परिवर्तन जनोपयोगी वस्तुओं का प्रावधान किया गया। इसके पात्रता एवं मानदंड होते हैं। अब आता है वैश्विक फेलोशिप के बारे में। वैश्विक फेलोशिप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय शोधकर्ताओं के लिए विश्व फेलोशिप्स की शुरुआत की है। इस विश्व फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान इकोसिस्टम में सुधार लाना है और यह विदेशी संस्थानों की फैकल्टी या शोधकर्ताओं के भारत में आगमन के भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और शोध के सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो पहल के बारे में। इस पहल को भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो के लिए छात्रों को प्रेरित किया गया और यह पहल भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा पूर्व संचालित पहल की निरंतरता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पूर्व संचालित पहल के तहत देश भर में शैक्षणिक संस्थानों के मानक क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ्य योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है और यह श्रृंखला विद्यार्थियों से संबंधित भारतीय मानकों में वर्णित अलग अलग उत्पादों की गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण कार्य या प्रशिक्षण में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करती है।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट सैंड बैटरी के बारे में। सैंड बैटरी क्या है? हाल ही में दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित फिनलैंड के द्वारा की गई है। यह बैटरी कई महीनों तक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भूस्मा को भंडारित कर सकती है। इस सैंड बैटरी की उच्च तापमान वाला तापीय ऊर्जा भंडार है जो रेत या रेस जैसी सामग्री का उपयोग भंडारण के माध्यम के रूप में करती है और यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति और उच्च क्षमता वाले भंडारण के रूप में कार्य करना होता है और इससे ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में भंडारित किया जा सकता है, जिसका उपयोग घरों को गर्म करने या गर्म भाप प्रदान करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कुछ उद्योगों जैसे विशेषकर संयंत्रों में जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं उच्च तापमान प्रक्रिया हेतु ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि सैंड बैटरी किस तरीके से कार्य करता है। सैंड बैटरी विंड टरबाइन और सौर पैनल्स द्वारा बिजली पैदा करती है और फिर यह 30% ऊर्जा का उपयोग सीधे स्थानीय अवसंरचना को बिजली आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। फिर 70% जो ऊर्जा सैंड बैटरी में भंडारित की जाती है, जिससे रेत के 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और इसमें भंडारण ऊर्जा का उपयोग सर्दियों के महीनों के दौरान किया जा सकता है जब सौर ऊर्जा का काम प्राप्त होती है। तो यह इसके संदर्भ में है, सैंड बैटरी के संदर्भ में है। यहाँ पर हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संदर्भित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।